दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको लगभग मैंने आपको सभी टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। कुछ और टॉपिक रह जाते हैं तो हम क्या है आगे कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आपको दोस्तों पता है कि हमारे हिंदी के पेपर में 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या और 4 नंबर की गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है, तो आप वह वीडियो देख लीजिएगा तो आप पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, हर चैप्टर से जो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको ले लाया हूं और संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम उसकी देखने वाले हैं, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी अभी तक संदर्भ प्रसंग व्याख्या की तैयारी नहीं है तो आप 2 वीडियो हैं, एक आपकी काव्यांश वाली यानी पद्यांश वाली और इस वीडियो गद्यांश वाली, तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपकी क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर की गद्यांश की व्याख्या 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या आती है। तो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या क्या पड़ता है। लिखना क्या क्या पड़ता है तो दोस्तों यहाँ आपको क्या है संदर्भ बताना पड़ता है, प्रसंग बताना पड़ता है, व्याख्या लिखनी पड़ती है और इसके साथ ही यहाँ आपको लिखना पड़ता है विशेष। ओके, विशेष आपको बताना पड़ता है। जबकि जो हमारे पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी उसमें काव्य सौंदर्य आपको लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ आपको क्या विशेष लिखना पड़ता है। तो 4 टॉपिक में आपको लिखना पड़ता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो चारों के आपके क्या है एक एक नंबर रहते हैं। संदर्भ का 1 नंबर, ओके, प्रसंग का 1 नंबर, व्याख्या का 1 नंबर और विशेष का 1 नंबर, यानी इस प्रकार से आपके टोटल 4 नंबर की संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। हम क्रम से देख लेते कौन कौन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला है आपको क्या करना है, जब भी आपको जब मिले आपको गद्यांश उसका ओके तो आपको समझने का प्रयास करना है ये किस अध्याय से लिया गया है। बाकी यदि आपने अध्याय अच्छे से पढ़ा है, पूरे साल भर कहानी आपको तैयार होगी तो आसानी से आप बता देंगे कि ये किस अध्याय से है। जब आप ये डिसाइड कर लें किस अध्याय से, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उस अध्याय के लेखक कौन है। तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आपके अध्याय हैं गद्य खंड में, जैसे भक्तिन है महादेवी वर्मा, बाजार दर्शन जयेंद्र कुमार, काले मेघा पानी दे धर्मी भारती, ओके, पहलवान की धोड़क फणेश्वर नाथ नेहरू। तो ये आपको क्या है तैयार करके अच्छे से रखना है कि ये हमारे चैप्टर नेम है और उनके लेखक ये रहने वाले हैं। ओके, और उसके साथ ही आपको माइंड में कहानी याद होनी चाहिए, इतना आपको काम करके रखना है। तो संदर्भ लिखने में आपको आसानी होगी। जब हमने जैसे पढ़ा सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, भक्तिन का नाम आ गया तो समझ गए भक्तिन वाले चैप्टर से लिया हुआ है कि भक्तिन भक्तिन बार बार आ ही रहा है, तो आपको लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन से अवतरित है और इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है। बस संदर्भ में यही बताना पड़ता है ये किस अध्याय से लिया गया है और उसकी लेखिका कौन है या लेखक लेखिका कौन है। प्रसंग में क्या करना है, प्रसंग में आपको 2 लाइनों में बता देना, इसका पूरा सारांश आपको 2 लाइनों में बताना है। यानी इस पूरे गद्यांश में किसकी बात हो रही है वो आपको 1 से 2 लाइन में समझाना पड़ता है। लिखना कितना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, संदर्भ आपका 1 नंबर का, प्रसंग 1 नंबर का, व्याख्या 1 नंबर की और विशेष 1 नंबर का रहने वाला है। तो संदर्भ आपका 2 लाइन का रहेगा, प्रसंग आपका 2 लाइन का रहेगा जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। अब व्याख्या देखिए, अब यहाँ जो नोट्स में व्याख्या देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्याख्या दी हुई है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना सादा नहीं लिखना है, बस ज्यादा 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है। यहाँ व्याख्या मैंने इतनी सारी इसलिए दी है कि आप एक बार पढ़े तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। एक बार अगर आप क्या है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उनको अच्छे से आपको वीडियो देखते देखते पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ अगर ये वाला हमारे गद्यांश आ रहा है तो इसमें ये इसका अर्थ होने वाला है। फिर अपने हिसाब से आपको क्या है या 10-15 लाइन मैंने बता दी, लेकिन आपको वहाँ 3-4 लाइन लिखनी है। ओके, और फिर आपको क्या है 2 पॉइंट में आपको विशेष बताना है, 2 पॉइंट में आपको क्या विशेष लिख देना पड़ता है। तो इससे आपको समझ गए कितना आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, प्रसंग में आपको बताना है कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ बताया गया कि भक्तिन हनुमान के समान ही सेवक धर्म में निपुण है, वह सत्यनिष्ठ ईमानदार स्त्री है जो वास्तविक नाम लक्ष्मण को भी छपाती है। तो यहाँ 2 ही चीज़ों की बात हो रही है। पहले तो हनुमान जी से स्पर्धा की बात होती है, यानी हनुमान जी से उसकी तुलना की जाती है, सेवक धर्म की बात की जाती है और इसके साथ ही बताया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं नाम विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, भक्तिन बहुत समझदार है। ओके, क्योंकि अपना संबंधी सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। तो यहाँ समझ गए हैं कि इसके साथ ही वह जो अक्सर वास्तविक नाम लक्ष्मण है उसे भी छुपाती है। तो शॉर्ट में हमने क्या है बता दिया है। ओके, अब फिर व्याख्या में आपको क्या है इसका पूरा समझाना पड़ता है। जी आपको ये दिया हुआ है, इसको क्या है जो भी आपको समझ में आ रहा हो। व्याख्या ऐसा है जैसे मान लीजिए आपको कोई डिफिकल्ट वाला आ गया, मान लीजिए आपका डिफिकल्ट वाला आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप करिए 1-2 लाइन जो भी आपको समझ में आ रही है उसकी आप व्याख्या करिए, जो कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही उसको एज ए टेस्ट थोड़ा घुमा फिरा कर उसी को आपको लिख दीजिए, क्योंकि टीचर मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। ओके,
टीचर इतने ज़्यादा पढ़ते नहीं है। वो संदर्भ प्रसंग में आपका देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या में एक बार नजर मारेंगे आप, क्योंकि तो आपने उसी संबंधित पूरा अच्छे से परफेक्ट लिखा है, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे 4 में 4 हो गए। और बाकी फिर आपने आगे के जो क्वेश्चन है जैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो अधिकतम स्टूडेंट लास्ट में ही करते हैं। आगे हम 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन करते हैं उनको बहुत अच्छे से ढंग से आपने किया है, तो जब वहाँ आपको नंबर मिलेंगे तो टीचर समझेगा भाई होशियार बंदा है, होशियार बंदा, तो ये भी व्याख्या भी इसने बनावटी नहीं लिखी होगी, इसने सब अच्छे से लिखा होगा, तो नंबर देते जाएंगे, भले आपने थोड़ा बहुत बनावट भी कर दिया होगा। बाकी जैसे जो मैं बता रहा हूँ इसी में से एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो मैं बता रहा हूँ उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ व्याख्या समझाऊंगा नहीं, कि अपने हिसाब से आप व्याख्या लिख सकते हैं, यहाँ कोई समझने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपने कहा चैप्टर की कहानी ओके, पूरे अगर अध्याय की आपको कहानी आपसे बनती होगी तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। और फिर आपको विशेष लिखना पड़ता है। विशेष में क्या बताना पड़ता है? विशेष में आपको बताना पड़ता है किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो गद्यांश है, तो गद्यांश में होते हैं मुहावरे लोकोक्ति है, तो किस मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये आपको यहाँ बताना पड़ता है। और इसके साथ ही किस टॉपिक की बात हो रही है उसको एक लाइन में, पहली लाइन में वो बताना पड़ता है। तो हनुमान जी के उदाहरण के द्वारा सेवक धर्म की प्रशंसा की गई है। फिर लक्ष्मण जैसे अभ्रंश शब्दों का प्रयोग करके भाषा में चंचलता आ गई है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ओके, जैसे 4 पॉइंट बताया, तो कम से कम आपको 2 पॉइंट तो लिखना ही है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। ऐसा कोई सेवक नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा में हंस दे। तो ये आपका दिया हुआ है। तो फिर अब संदर्भ क्या होगा, तो हम समझ गए होंगे। भक्तिन की बात हो रही, सेवक स्वामी संबंध की बात हो रही, भक्तिन वाले अध्याय से लिया गया है। तो अब इसके लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो आपको बता देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोग्य संस्मरण पर रेखाचित भक्तिन से अवतरित है। लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। प्रस्तुत, अब इसमें क्या बताया प्रसंग में, प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन के स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्तित्व की बात की जा रही है। फिर आपके इस बार से दिया हुआ है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास सेवक बनकर आई थी, बाद में वह लेखिका के अभिन्न छाया बन गई। पहले वह सेविका के रूप में आई थी, जैसे घर में हम काम वाली रख लेते हैं, उसी टाइप की आई थी। लेकिन बाद में उसका इतना तो ज़्यादा लगाव हो गया लेखिका का भक्तिन के प्रति, भक्तिन का लेखिका के साथ थी, भक्तिन का भी लेखिका के प्रति अब एक दूसरे से क्या अलग नहीं रहना चाहते थे। अब उनमें सेवक स्वामी के संबंध एकदम खत्म सा हो गया था, वो घर जैसे हो गए थे। तो वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। बाकी का पढ़ लीजिएगा आप, ओके, जैसे आप पद्यांश देखा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से, इसलिए मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये बात मुझे लिखना है। ओके, समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो मैं एक एक लाइन आपको अच्छे से समझा देता। ओके, बाकी आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और कहानी आपको बनती है, अगर कहानी आपके माइंड में है ओके, तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। विशेष में हम देखें तो भक्तिन और लेखिका में धूप छाया का यहाँ संबंध बताया गया है, सरल खड़ी बोली का अपनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, बाजार में एक जादू है। वह जादू, अगर बाजार की बात हो रही है तो आप समझ जाना है कि बाजार वाले की जादू बात हो रही है, यानी बाजार दर्शन वाले हमारे अध्याय से लिए गए। पहले तो यही पहचानिए, कि यार किस अध्याय से आखिर होगा हमारा ये गद्यांश है। तो बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम नहीं करता। वह रूप का जादू पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही जादू का ही मर्यादा है। ये हमारा समझ गए हैं किस अध्याय से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से लिया गया। लेखक कौन है? जयेंद्र कुमार हैं। व्याख्या देख लेते, तो व्याख्या हमारे इस प्रकार से रहने वाली है कि भी आपकी व्याख्या दी हुई है। लेखक के अनुसार बाजार में क्या एक जादू होता है जो जादुई कथा के दर्शकों को सम्मोहित करता है। आगे लेखक ने बाजार को उपमा चुंबक से कर दी है। चुंबक जिस प्रकार से क्या है, लोहे को खींचने, चुंबक में किस प्रकार गुण होता है? लोहे को खींचने का गुण होता है। ठीक इसी प्रकार से बाजार में भी प्रकार ज़्यादा है कि जादू है कि ये क्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से बातें बताई गई। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, यहाँ यही बताया जाता है, जेब खाली पर मन भरा ना हो तो जादू चल जाता है। यानी अगर आपका जेब भरी है, यानी बहुत सारे आपके पास पैसे हैं, जेब में बहुत पैसे हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरा है क्योंकि मन खाली है आपका, तो फिर आपको क्या है, जो आपको अनावश्यक वस्तुएं भी आवश्यक लगने लगती हैं। ओके, तो आप क्या बाजार की चकाचौंध में जो अनावश्यक वस्तुएं उन्हें भी खरीद लाते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार का जादू उतरता है आपको समझ में आता है कि ये वस्तु अनावश्यक है और बाद में आप पछताते हैं। तो ये सब आपको बातें यहाँ बताई गई, वो आपको यहाँ लिख देना है। और चैप्टर अच्छे समझा है तो वही बातें आपको लिख देना। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, यही चैप्टर क्लियर है तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। इसके आगे ये दिया हुआ है, फिर आप विशेष दिया हुआ है कि छोटे छोटे वाक्यों के कारण गद्य नाटक लगने लगता है। शुद्ध खड़ी बोली को अपनाया गया है। आँख की राय, चुंबक का जादू जैसे शब्दों से भाषा में जटिल बना दिया है। नेक्स्ट हमारा है गद्यांश। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। अब बाजार की सार्थकता की बात हो गई, पैसे की बात हो रही है, तो समझ जाइए बाजार की बात हो रही है, बाजार रूपण की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो सिंपल है, हमारे किस अध्याय से लिया गया होगा? बाजार दर्शन वाले अध्याय से लिया गया होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से अवतरित है। लेखक कौन है? हमारे जयेंद्र कुमार हैं। लेखक का
का कथन है कि जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को ज्ञान होता है वही बाजार को सार्थकता देता है। यानी बाजार का सही मतलब है, यहाँ लेखक जयनंद कुमार कहते हैं कि बाजार का सही अर्थ में, सही मायने में यही अर्थ है कि अगर जो वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरी करे, बाजार का काम है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, ना कि हमें लूटे। ओके, ये उसका रहता है। तो लेखक वही बताते हैं जयनंद कुमार कि जो ग्राहक अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझकर बाजार से खरीदारी करता है वही बाजार में वह खुद को लाभ पहुंचाता है, वही यही है बाजार की सार्थकता है। इसके विपरीत वे ग्राहक जिनका मन खाली होता है, अर्थात उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता है, वे अपनी परचेजिंग पावर से अपने पैसे का उपयोग कर उचित से न करके अनुचित चीज़ें खरीदते हैं, जिससे बाजार एक विनाशकारी शक्ति, जिसे हम दुष्ट शैतानी शक्ति भी कह सकते हैं, ये प्रदान करता है। ये सब बातें बताई जा रही हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी विशेष दिए हुए कि अब पहले पॉइंट विशेष के मैं आपको पहले पॉइंट में ही बताने, आप काव्य सौंदर्य आप लिखें काव्यांश का, तो उसमें आप वही बताइए कि इसमें मेन टॉपिक किसकी बात हुई, तो वो आप लिख सकते हैं विशेष में। फिर आपको वहाँ बताना किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, यहाँ फिर मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। काव्यांश में, तो काव्यांश में अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, तो वो बता दीजिएगा। ओके, तो अपनी आवश्यकताओं को जानने वाला व्यक्ति बाजार को वह स्वयं को सार्थकता देता है। संस्कृत व अंग्रेजी शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जाड़े का दिन, आवश्यक की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव। अब देखिए मलेरिया हैजा से पीड़ित गांव की बात हो रही है, तो हम समझ गए जाड़े के दिन की बात हो रही है। तो ये किससे लिया हुआ? पहलवान की ढोलक से लिया गया, क्योंकि मलेरिया और हैजा की बीमारी कहाँ फैली हुई थी, तो ये पहलवान की ढोलक वाली कहानी में पढ़ा कि मलेरिया एक गाँव था जिसमें मलेरिया और हैजा की बीमारी थी। तो इतना बस आपको थोड़ा सा हिंट बस आपको समझ में आ जाता है, तो समझ में जाएगा किस अध्याय से लिया गया है। तो पहलवान की ढोलक वाले से लिया गया है। और इसके आपके लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ नायडू। प्रसंग में क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में मलेरिया और हैजा जैसी जानलेवा बीमारी के कहर से ग्रसित गांव का करुणामय क्या वर्णन किया गया है। व्याख्या इस बार से दी हुई है, तो तैयार कर लीजिएगा। और फिर आपका विशेष आ जाता है कि गांव अंधेरी रात और निशब्दता का मानवीकरण किया गया है। रात, ठंडी, बांस, फूस जैसे समास शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दों का युक्त भाषा का खड़ी बोली है। ऐसे श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना। अब देखिए जाति प्रथा की बात हो रही है, श्रम विभाजन की बात हो रही है, तो एक ही अध्याय हमारा जो लास्ट वाला अध्याय है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यही अध्याय हमारा, इसी में जाति प्रथा की बात होती है। और लेखक कौन है? लेखक हमारे इसमें है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपको है तैयार कर लीजिएगा। और प्रसंग हो देख लेते हैं। तो प्रसंग में आपको बता जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है श्रम विभाजन व्यक्ति की इच्छा अनुसार न होकर पूर्व लेखक जन्म के आधार पर है, जो कि क्या गरीबी और अनुचित जन्म देता है। सिंपल बताया जा रहा है कि जो श्रम विभाजन होता है, यानी जो श्रम विभाजन होता है जन्म से ही निर्धारित होता है। जैसे आज के समय में आप कोई भी व्यवसाय करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा है वो आपके यहाँ काम कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपके यहाँ रोक टोक नहीं होगी कि आपको ये काम करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहले समय क्या होता, जन्म के आधार पर जन्म से ही क्या है फिक्स हो जाता था कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे बताता हूँ कि लोहार का जैसे बच्चा है तो वो क्या है लोहारगिरी का काम करेगा, सोना का बच्चा है सोने वाले काम करेगा। इस बार मतलब काम पहले फिक्स था। बड़े का लड़का है बड़े वाला ही काम करेगा। इसके अलावा उसका मन है कि अगर कुछ मुझे बड़ा काम करना है और कुछ काम करना है तो वो नहीं कर सकता था। तो ये जन्म के आधार पर ही क्या हो जाती थी, मतलब जन्म से ही आपकी क्या है फिक्स कर दिया जाता है ये व्यवसाय आप करेंगे। तो व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो यही क्या है इसकी आलोचना की गई है इस अध्याय में, तो वही बताया गया है। बाकी इसका पूरी व्याख्या इस प्रकार से दी है। आप इन चीज़ों को क्या अपने हिसाब से भी आप क्या लिख सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लेखक ने इसमें आपका विशेष में दिया हुआ है कि लेखक ने श्रम के विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा को दोषपूर्ण बताया है। उत्पीड़न, स्वेच्छा और जैसे शब्द भावों की अभिव्यक्ति सरल बनाया है। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है। फिर नेक्स्ट हमारा है गद्यांश। सिरिस एक अद्भुत है। सिरिस की बात हो रही, सिरिस के फूल की बात हो रही, तो हम समझ होंगे सिरिस के फूल वाले अध्याय से लिया गया है। और लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले तो जैसे ही आप पढ़ें तो सबसे पहले यही पूरा प्रयास आपका माइंड में यही आपका चलना चाहिए कि किस अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ओके, फिर आपको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि भैया इसमें क्या बात हो रही है। तो जब पूरा समझ में आ जाए तो 2 लाइन में आप उसका प्रसंग बता दीजिएगा और 3-4 लाइन में आपको व्याख्या उसकी लिख देनी है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो रिपीट होने के हाई चांस है। अच्छे से आपको क्या है ये तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या है सिरिस और अवधूत दोनों के स्वभाव को एक समान बताया गया। अब जैसे ये वाला है तो अब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया था। गद्य खंड के मैंने आपको जब क्वेश्चन आंसर बताया उसमें ये सीरीज को कालजी अवधूत क्यों कहा गया, उसमें मैंने आपको जो बातें बताई थी समझाया था, वही बात है आपको यहाँ व्याख्या में लिख देनी है, क्योंकि इसमें वैसी टॉपिक की बात होती है।
यहाँ क्या है, एक सा बताया जा रहा है, अवधूत यानी सन्यासी और सिरस के स्वभाव को एक सा बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है तो मैंने समझाया तो उसमें भी आपको कि जो अवधूत होता सन्यासी होता है वो विषय वासनाओं से मुक्त होता है। ओके, उस पर विषय वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, इसी प्रकार से जो सिरस होता है इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ठंडियों में भी अच्छा खिलता है, इसके साथ ही बहुत तेज गर्मी लू आंधी में भी एकदम सरस बना रहता है, रस युक्त बना रहता है और खिला रहता है। तो यही कारण है। ओके, इसमें भी क्या है, गर्मी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार से क्या है सन्यासी पर क्या है मोह माया विषय वासनाओं का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम इसी प्रकार से सिरस के पर भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए से क्या है अब दूध भी कहा गया है। तो वही बातें यहाँ बताई गई है, इसे पढ़ लीजिएगा बार तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है विशेष, तो इसे आपको देख लीजिएगा। लेखक ने सिरस को अवधूत के सिरस और अवधूत दोनों को क्या है फक्कड़ बताया है। संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली को अपनाया गया है। ना उदो को लेना ना माधव को देना लोकोक्ति के सुंदर प्रयोग यहाँ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों, अब भक्तिन की बात हो गई, समझ गए भक्तिन वाले चैप्टर से लिए गया है, लेखिका माधवी वर्मा है। ओके, तो ये तो आप संदर्भ लिख ही पाएंगे। प्रसंग में हमारे यहाँ क्या बात होती है, तो प्रसंग में आप देख सकते हैं कि एक अपमानित परंतु स्वाभिमानी विधवा का परिचय दिया गया है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं भक्तिन का पूरा परिचय दिया जा रहा है कि भक्तिन का किस प्रकार की है, छोटे कद की है, दुबले शरीर है, ओके, पतले ओंठ है, और भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। तो यह सब हम देख सकते हैं कि मेन इसमें किसकी बात हो रही है, रूप रंग की, इसके शारीरिक बनावट की बात हो रही भक्तिन के, तो वही यहाँ बताया जा रहा है। और फिर व्याख्या दी हुई है, व्याख्या आप एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। ओके, फिर आपका ये विशेष दिया हुआ है कि लेखिका व भक्तिन के मधुर संबंध को परिचय दिया है। संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली को प्रयोग हुआ है और दीर्घ वाक्य गठन के साथ भाव की गहराई भी है। नेक्स्ट हमारा है, उनका आशय था कि पत्नी की महिमा, उस महिमा में कायल आदि काल इस विषय में पत्नी से पति का पत्नी से प्रमुखता प्रमाणित है। तो ये आपको यहाँ पैसे की गर्मी की बात हो, जैसे शुरुआत समझ नहीं आएगा, जैसे हमने देखा माया जोड़ना, तो पैसे की गर्मी की बात हो, ये पैसे से संबंधित बात हो रही, तो आपको समझ जाना है बाजार दर्शन वाले अध्याय से हमारा लिया गया है। तो ये आपके लेखक कौन है, जयनंद कुमार। फिर इसमें क्या बताया जा रहा है, तो प्रसंग में है कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश से बताया कि बाजार में अनावश्यक सामान खरीदने या अधिक सामान खरीदने के पीछे पत्नी व मनी बैंक की महिमा होती है। मनी बैंक यानी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, उसका भी योगदान है अनावश्यक वस्तु खरीदने। इसके साथ ही अगर आप बाजार अपनी पत्नी के साथ जाते हैं तो भी इसमें योगदान रहता है। ओके, आप फिर व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार से दी है, तो इसे तैयार पढ़ लीजिएगा एक बार, तैयार आपका हो जाएगा। फिर आपका विशेष दिया हुआ कि पैसे की एनर्जी का सटीक महत्व बताया गया है। ओट लेना जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का प्रयोग, जिसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जेस्ट जो है हमारा, ये अभी आपका एपियोडिज्म 25 में आया था। ओके, सिरस के फूलों की कोमल दिखता है, परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है कि इसके फल इतने मजबूत होते हैं नए नए फूलों के निकल आने से। और यहाँ फूलों के बताया जा रहा है कि फूल इतने ज़्यादा कोमल होते हैं कि भौरों के पद बस भी क्या है सहन कर सकते हैं। ओके, पक्षियों का चिड़ियों का नहीं। वो सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। बाकी अभी आपका एग्जाम में अब ये नहीं आएगा क्योंकि अब आ चुका है, अभी आपका जस्ट 2025 में, तो आपको ये देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, तो एक बार नॉर्मल देख लीजिएगा, बाकी आगे देख लेते हैं। बाकी आपको जो बता रहा हूँ उसके अलावा वो आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट, कालिदास भी जरूरत अनासक्त योगी रहे होंगे। सिरस के फूल, फिर सिरस के फूल की बात हो गई तो समझ गए हैं, सिरस के फूल वाले अध्याय से लिया गया है। 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो पहले सबसे पहले यही आपको हमेशा पता लगाना है, फिर आपको समझने का प्रयास करिए किस टॉपिक की बात हो रही है। जब समझ में आ जाए तो फिर आपको प्रसंग और व्याख्या उसकी करनी है। तो यहाँ पर कालिदास को क्या अनासक्त योगी और सिरस के फूल को क्या फक्कड़ बताया गया है। तो व्याख्या दी हुई है, तो व्याख्या से देख लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसे आपको देख पढ़ के रखिएगा। और ये आपका विशेष दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति का विरक्त किया जाना, सारी चुगली चबाई की परिणमित पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही ये आपकी बात दी हुई है। तो इसमें अब आपको ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये बिल्कुल ज़्यादा आपसे 20 ले दिया है। अब यहाँ आपको क्या है, चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी ये हमारा किससे लिया गया है, ये लिया है भक्ति वाले चैप्टर से लिया गया है। लेखिका कौन है आपके, माधवी वर्मा। एपियोडिज्म 14 से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये भी आपका अभी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो पढ़ के इसे आपको रखिए, तैयार करके रखिएगा। यहाँ विशेष गायब है तो थोड़ा आपका विशेष लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसा पावर है, पर उसके सबूत से आसपास माल टाल जमा न होना, पैसे की बात हो रही, तो यहाँ तुरंत ही समझ जाएंगे कि किससे लिया, बाजार दर्शन से लिया गया, जयंत कुमार इसके लेखक है। एपियोडिज्म 22 में है, 23 में लगातार आया है। ओके, तो 26 आपका 26 में भी आ सकता है, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। इसमें आपको क्या है,
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पैसे की क्या है पावर की बखान किया है। किस प्रकार से उसकी पावर होती है पैसे की, वो आपको बताया जा रहा है, व्याख्या दी हुई है। ये पूरा आपका व्याख्या दी है, फिर विशेष दिया हुआ कि पैसे की पावर का सटीक महत्व बताया गया जा रहा है यहाँ। और खड़ी बोली का प्रयोग हिंदी, इसमें उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ, लघु वाक्यों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। तो मेढक मंडली पढ़ा, इंद्रसेना, तो यहाँ तुरंत ही हम समझ गए हैं कि हमारे काले मेघा पानी दे वाले अध्याय से लिया गया है। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया जा रहा है कि जब पानी नहीं बरसता है तब इंद्रसेना के रूप में गांव के लड़के एक स्वर में पानी बरसाने के लिए काले बादलों को क्या पुकार लगाते हैं, काले बादलों से क्या निवेदन करते हैं। और व्याख्या इस प्रकार से दी हुई है, तो इसे आपको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार तो समझ में आपको आ जाएगा। ये आपकी पूरी व्याख्या दी हुई है, फिर इसके बाद दिया हुआ आपका विशेष। ओके, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके हुए रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं। जैसे पानी की बात हो रही है, इंद्रसेना की बात हो रही है, तो समझ गए ये भी हमारा काले मेघा पानी दे से लिया गया है और धर्मवीर भारती इसके लेखक है। तो यह लेखक कहते हैं, ये तो आपको मैंने क्वेश्चन से बताया, तो लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि जैसे इंद्रसेना निकलती है घरों से तो घरों के लोग क्या बाल्टी भर करके पानी डालते हैं इंद्रसेना के ऊपर। तो लेखक यही कहते हैं कि जब ये पानी की अकाल पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, लोग जैसे तैसे पानी इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा तो करते हैं पानी, लेकिन इंद्रसेना आती तो पूरा पानी क्या है बहा देते हैं, यानी फेंक देते हैं। ओके, पानी का अकाल पड़ा हुआ है, कमी है, तो पानी को बचाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जबकि ये लोग तो क्या बर्बाद कर रहे हैं, तो इसे क्या है अंधविश्वास मानते हैं। तो उसी की बात यहाँ हो रही है। तो वही लिखा हुआ है कि अनावृष्टि से को दूर करने के लिए गाँव के बच्चों को इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगती फिरती है, घरों में सिंचती है, उन पर यहाँ पानी फेंकती है। लेखक का किशोर मन भीषण सूखे में पानी का निर्मम बर्बादी देखकर बेचैन हो रहा। तो यहाँ लेखक सोचते हैं कि ऐसा पानी क्यों बर्बाद किया जा रहा है, तो उसी की बात हो रही। बाकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ये आपको इसके आगे दिया हुआ है, फिर विशेष दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियां बना फेंक सकता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम घर पानी इस पर फेंकते हैं पर बुआई नहीं होती है, पानी गली की में बोए वे सारे शहर कस्बे। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है किससे लिया गया है, हमारे काले मेघा पानी दे से लिया गया। अब कुछ आपके हो गए कि जिसमें आप थोड़ा क्या पकड़ ही नहीं पाएंगे, अगर आपने चैप्टर समझा तो तुरंत आप बता पाएंगे, लेकिन आप शब्द पकड़ कर अगर आप क्या चैप्टर समझने का प्रयास करें तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो समझ कर आपको तैयार करके रखना है। तो ये हमारा काले मेघा पानी दे से लिया गया है और लेखक हो जाएंगे आपके धर्मवीर भारती। प्रस्तुत गद्यांश में जी लेखक को त्याग व दान किसान के द्वारा बुवाई का उदाहरण देती है। व्याख्या इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आपका दिया हुआ व्याख्या, इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा एक बार, बस केवल आपको पढ़ना, बस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार ये टॉपिक में क्या बात हो रही है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रात की विभीषिका सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार की चुनौती देती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका और एमपी बोर्ड एग्जाम अभी आपके 25 में आया था, तो अभी आपके आने के कम चांस है। बाकी पहलवान की ढोलक की वाली बात हो रही, तो हमारे पहलवान की ढोलक वाले अध्याय से लिया गया है। लेखक फरीश्वर नाथ नेहरू की ये बातें बताई जा रही हैं, कम चांस से आखिर एक बार नॉर्मल पढ़ के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहने वाला गद्यांश है कि एक बार जब वह दंगल देखने श्यामनगर मिला गया, पहलवान की कुश्ती की बात हो गई, दंगल की बात हो रही, तो पहलवान की ढोलक वाले से लिया गया है। लेखक कौन है, फरीश्वर नाथ नेहरू। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो आपका ये 26 में आ सकता है, रिपीट हो सकता है, पढ़ के आपको इसे रखना है। तो इसमें प्रसंग क्या है कि पहलवान लुट्टन सिंह ने श्यामनगर के मेले में भरपूर यौवन बलशाली शरीर के एक नामी पंजाबी पहलवान जो शेर का बच्चा का टाइटल पा चुका था को चुनौती दे डाली, और उसे क्या है उस समय वो क्या अजय था। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से दी हुई है और ये आपका दिया विशेष है। सिंपल आपका दिया है कि एक बार क्या है उस जो लिखा हुआ है वही इसी बात को क्या है थोड़ा विस्तार से लिख दिया जाता है कि एक बार वह क्या है श्यामनगर का मेला गया वहाँ वो दंगल देखने लगा, दंगल के स्थान पर जा पहुँचा, वहाँ मेला भी लगा था, पहलवान की कुश्ती हो रही थी। तो देखिए यहाँ थोड़े जो जब लेखक होते हैं वो क्या थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, जबकि हमें व्याख्या में क्या थोड़े डिटेल से लिख दे रहे हैं। वहाँ उनके दाव पैच भी देखे, यह सब देख कर उससे नहीं रहा गया। उसने भीतर का पहलवान मचल उठा, भरपूर यौवन बलशाली शरीर ढोल की आवाज़ ने उसको ललकार रहे थे। उसकी नसों में बिजली सी गति जाकर उठी, इतना उन्माद बेबस हो गया कि बिना कुछ सोचे समझे हुए दंगल में कूद पड़ा। नामी पंजाबी पहलवान शेर का बच्चा टाइटल पा चुका था को चुनौती दे डाली, और उस समय वो क्या अजय था।
और ये विशेष दिया हुआ कि भाषा सरल सुबोध सहज है, लुट्टन पहलवान की शक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण जितने भी गद्यांश थे वो आपको कवर करा दिए हैं और प्रीवियस पेपर वाले जो गद्यांश आए वो भी आपको कवर करा दिए। सब तैयार करके रखिएगा अच्छे से। इन्हीं में से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर आपके गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या में फिक्स हो जाएंगे। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।